हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम जो खाना खाते हैं, है ना, इस चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं बेसिकली हमारे जो प्लेट में खाना आ रहा है, ठीक है, तो वो दो जगह से आता है। या तो वो आपका एनिमल से आता है या फिर आपका आता है वो आपका प्लांट से, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम जो क्रॉप्स उगाते हैं बेसिकली, जो हम फार्मिंग करते हैं, है ना, तो ये जो फार्मिंग प्रोसेस है इसको करने के लिए, आपके प्लेट में खाना लाने के लिए जो फार्मिंग करी जाती है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है ना। वो करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमारे जो किसान लोग होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, काफ़ी चीज़ें फॉलो करते हैं, काफ़ी चीज़ें इनको मेहनत मतलब जो करना पड़ता है, पानी देना, बीज उगाना, तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि क्या क्या वो स्टेप्स फॉलो करते हैं, किस तरीके से ये चीज़ की जाती है, क्या क्या आजकल मॉडर्न वेज है, ठीक है, जिससे वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो अब उस चैप्टर को हम इस चीज़ में ये चीज़ सब कुछ समझेंगे यहाँ पे। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज एग्रीकल्चर। हम जो बात करेंगे सबसे पहली चीज जो हम सबसे पहली बात करते हैं दैट इज एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर होता क्या है? देखिए, हमें पता है हमारा जो खाना है सबसे ज्यादा हमारा खाना एग्रीकल्चर से आता है। तो एग्रीकल्चर होता क्या है? बेसिकली ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो इट मीन्स, जो एग्रीकल्चर होता है इट मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को उगाना, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड, रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड, खाने के लिए, ठीक है। खाना जो आपके घरों में आ रहा है उसके लिए क्रॉप्स को उगाना और जो एनिमल्स है उनको पालना, इसे क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर में काउंट किया जाता है। तो इसको करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्रॉप्स उगानी है, तो हमें क्रॉप्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात ही करते हैं क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप की हम यहाँ पे बात करेंगे। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। ये काफी प्रैक्टिकल चीज है, ये जो चैप्टर है ना काफी प्रैक्टिकल है। आपको ये खेती बाड़ी जो होती है, ये फार्मर्स जो होते हैं हमारे गांव में, आप जाते हैं विजिट कर सकते हैं, तो वहां पे आपको काफी चीज सीखने को मिलेंगी और चीजें अच्छी। तो प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपके रियल लाइफ में जो चीजें होती हैं, ठीक है, तो वो चीज रहती है। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप। टाइप्स ऑफ क्रॉप को क्लासीफाई आप बहुत तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला तरीका हम बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ सीजन, ऑन बेसिस ऑफ सीजन्स। किस, ठीक है, सीजन हम बात करते हैं सीजन के हिसाब से। हर क्रॉप हर सीजन में नहीं मिलती, ठीक है। तो जैसे आपको व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये पर्टिकुलर सीजन में उगाई जाती हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से इनको डिवाइड किया गया, सीजन के हिसाब से क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है। तो ये दो टाइप की क्रॉप्स है। पहली है खारिफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप क्या लेते हैं, खारिफ क्रॉप, और दूसरी जो होती है राबी क्रॉप, ठीक है। दो टाइप की आपकी क्रॉप होती है, ठीक है। खारिफ क्रॉप जो होती है जनरली रेनी सीजन में उगाई जाती है। तो मतलब आप समझ सकते हैं ये वो क्रॉप्स होती है जिनको उगाने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए इंडिया में ना क्या होता है, हमारे पास पानी की जो सप्लाई से आपने बीज उगा दिए है ना, तो क्रॉप्स उगाई जब, तो वो पानी की ज्यादा जरूरत है। तो हमारे यहाँ पानी के लिए हम किस पे डिपेंड करते हैं? बारिश पे, मानसून पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसी खरीफ क्रॉप जो होती है वहां पे उगाई जाती है जहां पे बारिश जो है, जब बारिश ज्यादा हो, है ना, तो रेनी सीजन के टाइम पे ये काम होता है। तो जनरली इसका जो होता है ग्रोइंग सीजन होता है आपका जून से लेके सितंबर, मतलब आपको ये फसल जो है जून से लेके सितंबर में मिलती है। उगाने का टाइम नहीं है, बेसिकली जून में उगा दी जाती है, जून के आसपास उगा दी जाती है और सितंबर में इसकी कटाई हो जाती है। क्लियर। तो इस टाइप से ये रहता है। क्लियर। इसके एग्जांपल हम बात करें तो व्हीट, कॉटन, सॉरी बारिश में होता है तो राइस है ना, तो राइस, कॉटन इस तरह से रहता है। तो इसके एग्जांपल भी लिख देते हैं, एग्जांपल्स राइस, कॉटन एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी खरीफ क्रॉप में आती है। क्लियर। राबी क्रॉप में आते हैं। राबी क्रॉप जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, ड्राई सीजन होता है इसमें, ठीक है। तो ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है, ये विंटर्स के टाइम पे उगाई जाती है। तो ठीक है, तो ये विंटर्स के टाइम पे आपको ज्यादातर मिलेगी और इसकी उगाने का टाइम विंटर्स में होता है। तो आपको जनरली ये मिल जाएगा, आपको उगाने का टाइम अक्टूबर में उगा दिया जाता है, मतलब विंटर स्टार्ट नहीं होता है क्योंकि विंटर से पहले पहले उगा दिया जाता है, ठीक है, अक्टूबर में उगा दिया जाता है और ये लंबा चलता है मार्च तक, ठीक है। ग्रोथ हल्की होती है विंटर में पेड़ों की, तो इसमें विंटर सीजन या ड्राई सीजन में ये होता है। क्लियर। एग्जांपल में हम बात करें किस टाइम पे व्हीट उगाया जाता है, ग्राम्स उगाया जाता है, ठीक है, और एक्सेट्रा बहुत सारे और भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस टाइम पे व्हीट, ग्राम इस तरह से आपको उगाए जाते हैं, ठीक है।
और भी होते हैं, मतलब आपको और भी फसल्स होती है इनकी, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, है ना, डिपेंडिंग ऑन, ये तो सीजन था, सीजन के हिसाब से किस तरह उगाने वाला सीजन जो है। अब हम बात करते हैं जो हमारे को जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है बॉडी की ना, रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से अगर बात करें, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या हमें वो न्यूट्रिएंट देता है। ठीक है, तो इससे हमारे को और अच्छा समझ आएगा कि हमारे जो खाना है, हम जो फूड खाते हैं, तो उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए, क्रॉप से हमें ना बहुत सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, सबसे पहला आता है जो हमें एनर्जी देती है, एनर्जी गिविंग क्रॉप्स, है ना। तो हमारी क्या होती है, एनर्जी गिविंग क्रॉप्स, एनर्जी गिविंग क्रॉप्स, एनर्जी गिविंग क्रॉप्स में आता है। ठीक है, इसमें कौन सा आ जाते हैं हमारे, जैसे वीट, है ना, जो वीट हो गया, राइस हो गया, सीरियल्स हो गया, तो यहां पे आ जाते हैं सीरियल्स। ठीक है, सीरियल्स में यार वीट, राइस एक्सेट्रा जो भी आपके रहते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अनाज कहते हैं जिसे। ठीक है, मेज, वीट, है ना, तो ज्वार, ये सारे जो आपके आते हैं ये एनर्जी गिविंग होते हैं। ठीक है, तो हमें खाने हमेशा रोटी चावल जो होते हैं ये बेसिकली हमें एनर्जी गिविंग होते हैं। समझ आ गया। किसी अगले तरीके से बात करें तो हमारे होते हैं आपका ये कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, जो हमारी बॉडी बिल्डअप कराने के लिए, बेसिकली यहां पे हम बात करते हैं प्रोटीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रोटीन देते हैं हमें। ठीक है, तो उसके एग्जांपल हम बात करें तो हमें पता है जो हमारी पल्सेस होती हैं, ठीक है, जो हमें पल्सेस मिल सकती हैं, मिल्क होता है, एग होता है ना, तो ये तो क्रॉप से नहीं मिलता है, हमारे को पल्सेस मिलता है। तो हमारे को जो खाने हैं, तो हम क्रॉप्स जो उगाते हैं हम उसमें पल्सेस, ठीक है, आपको पल्सेस मिल जाएगी, ग्राम, है ना, बहुत सारी है, पी, तो पल्सेस हो जाती है हमारी। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, ग्राम हो गया आपका, पी हो गया, है ना, एक्सेट्रा। बहुत सारी हमारी होती है दालें, है ना, इंडिया में तो बहुत सारी दालें खाते हैं हम, तो ये हमारी पल्सेस, बॉडी बिल्डिंग जो होती है, तो हमारे को खेतों में ये भी मिलती है। ठीक है, क्लियर। फिर एक होता है हमारे को, ठीक है, ऑयल सीड्स, तीसरी टाइप की जो क्रॉप होती है ऑयल सीड्स होती है। बेसिकली ये हमें एनर्जी देती है, बेसिकली ये भी हमारी क्या आती है, एनर्जी गिविंग होती है, जो हमारे को क्या होता है, तेल मिलता है हमारे को, है ना। तो इसमें जैसे सोयाबीन, ठीक है, आपने सुना होगा मस्टर्ड ऑयल होता है आपके घरों में खाना बनाने के लिए, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, तो ये भी एक तरह से एनर्जी गिविंग में आ जाते हैं, ये भी एनर्जी देते हैं हमारे को। फैट्स होते हैं, बेसिकली ये फैट्स देते हैं हमें, क्या देते हैं, फैट्स। तो मस्टर्ड हो गया हमारा, आपने होगा सनफ्लावर हो गया, इस तरीके से ये बहुत सारी आपकी क्रॉप्स हो जाती है जो कि ऑयल सीड्स देती है हमें, जिनसे तेल निकलता है। तो ये तो हो गया हमारा अनाज, जो सीरियल सारी होगी। बॉडी बिल्डिंग में आता है ग्राम्स, जो पल्सेस होगी। फिर उसके बाद ऑयल सीड्स आते हैं जो हमारे क्या होते हैं, हमें तेल देती है, हमारा तेल वाला जो होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर हमारे जो और होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या होता है, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए आता है। तो ये विटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स देने वाले कौन से होते हैं हमारे, ये होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये भी हमारे उसमें आ जाते हैं। देखा होगा आपने, आपको गर्मियों में आपको मिलता है वाटरमेलन, ठीक है। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये भी आपका क्या होता है, हमारे को क्रॉप सीड रही आती है हमारे, आजकल इनको उगाया जाता है। ठीक है, ऐसा वो नहीं है कि हम जंगलों में जा रहे हैं ना फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, तो इनको उगाया जाता है। इनके है ना बाग होते हैं, आम के बाग हो गए आपके, वाटरमेलन की खेती की जाती है ना। तो इस तरीके से रहते हैं ये सारे फ्रूट्स और इसके वेजिटेबल्स। तो आप समझ आ गए। तो आपको हमारे जो, अगर हम एज अ इंडिया होल की बात करें तो हमारे को क्या है, ये सारे अलग अलग तरीके के जो चीजें हैं ये उगती हैं हमारे इंडिया में, हर जगह उगनी है। हमें सीरियल्स की भी जरूरत है, हमारे खाने में सीरियल्स होने चाहिए, पल्सेस होने चाहिए, ऑयल्स होने चाहिए, ठीक है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। तो हमारी डाइट जब तब जाके हमारी कंप्लीट होती है। तो हमारे कंप्लीट करने के लिए आपको तो ये सारी चीजें चाहिए होती है, और इन सबको अचीव लाने के लिए हमारे फार्मर्स को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करने पड़ते हैं। तो हम वो समझते हैं एग्रीकल्चर में हम स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको भी थोड़ा सा अपने साथ रियल लाइफ में इमेजिन सा करिए। ठीक है, आपके पास एक बहुत बड़ी खेती की जमीन है ना, और आपको वहां पे क्या करना है, क्रॉप्स उगानी है। आपने कोई डिसाइड कर लिया कोई पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप उगाने के लिए, है ना, लेट इट बी, आपने वीट उगा रहे हैं,
है ना। तो उस तरीके से हमने प्लान कर लिया, वीट उगाने की प्लानिंग कर ली। तो अब आपको क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स करने हैं वो चीज समझते हैं। सबसे पहला काम जो होता है, सबसे स्टेप नंबर 1, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आपने देखा होगा मूवीज में या फिर ऐसे देखा होगा लोग, है ना, खेती बाड़ी अगर आपने थोड़ी सी देखी तो वहां पहले के जमाने में क्या होता था, एक बैल होते थे, बैलों में क्या करते थे, हल बांध देते थे और हल चल जोतते थे पहले। बेसिकली क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, बेसिकली इसे हम कहते हैं लूजनिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, लूजनिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को क्या कर देता है, लूज कर देता है। अब इससे फायदा क्या होता है, सुनो। देखिए होता क्या है, जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी आपने उगाया है ना, तो मतलब आपने कोई भी चीज अगर जैसे सीधे सीधा उगा दिया तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। मिट्टी क्या हो जाती है, टाइम के साथ जैसे आप उसमें चल रहे हो, जो भी चल रहे हो, तो हार्ड हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, जब हल से जोतते हैं तो क्या होता है, वो मिट्टी खुल जाती है, लूज हो जाती है, उसके अंदर बीच में एयर गैप्स बन जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। तो उससे होता क्या फायदा, दो फायदे होते हैं। एक तो पहली बात क्या है, अगर जब आप उसमें पानी डालेंगे, पानी हवा जो ये होगी ना, वो प्रॉपरली अंदर तक जाएगी, है ना, उस सॉइल में बाहर अंदर बाहर निकल सकती है, जिससे क्या होगा, जो रूट्स होंगी, जमीन के अंदर जो रूट्स होंगी, उनको वाटर और एयर आराम से मिलता रहेगा। ठीक है, पहली चीज समझ आ गई। सेकंड थिंग, जब आपने सीड स्टार्टिंग में बोया है ना, तो जब सीड बोया गया तो सीड से रूट्स निकलेंगी, नहीं निकलेगी, तो रूट्स निकलने के लिए रूट को ग्रो करना, नीचे जाना है। तो अगर मिट्टी नीचे लूज होगी तो आराम से ग्रो कर पाएगी। अगर सपोज करें मिट्टी नीचे टाइट है, हार्ड हो गई, तो वो रूट नीचे जा ही नहीं पाती और क्या हो जाता है, पेड़ प्रॉपर जड़ नहीं पकड़ पाएगा, तो पेड़ ग्रो नहीं करेगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है लूजनिंग ऑफ सॉइल या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसको करने के लिए 2 या 3 बार की जाती है ये चीजें, लूजनिंग ऑफ सॉइल। एक बार हल जोत दिया, फिर उसके बाद दूसरी बार, ऐसे कर करके क्या होता है, जो हल प्रॉपर जो मिट्टी है वो अलग अलग हो जाए, ठीक है, कॉम्पैक्ट ना रहे, इकट्ठा ना रहे, ठीक है, तो लूजनिंग करी जाती है। क्लियर हो गया, एडवांटेज आपको समझ आ गया, एयर वाटर इसका जो क्या हो, प्रॉपर मतलब मूवमेंट हो सके इनके अंदर। सेकंड चीज कि जो आपकी जो रूट्स हैं वो प्रॉपर्ली ग्रो कर सके, समझ आ गया। तो ये पूछा जाता है कि है ना, व्हाई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज इंपॉर्टेंट। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कॉज द लूजिंग ऑफ सॉइल ड्यू टू विच द रूट्स प्रॉपर्ली ग्रो इन द सॉइल्स। सेकंड, अगला जो है वो है द वाटर एंड एयर, है ना, गेट्स टू द रूट्स प्रॉपर्ली। क्लियर हो गया, समझ आ गया, यहाँ तक ये चीजें दोनों चीज होती है। इसको करने के लिए जो टूल्स यूज होते हैं हमारे, है ना, वो कौन कौन से होते हैं, या तो आप प्लो यूज कर लो, हल ही हो गया, ऐसा हो यूज कर लीजिए, या फिर आप कल्टीवेटर भी यूज होता है। ठीक है, बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं वहां कल्टीवेटर्स यूज होते हैं। क्लियर है, तो आजकल तो टेक्निक्स आ गई है, ठीक है, टेक्निक्स क्या आ गई है, अलग अलग तरीके से हमारे पास मतलब मशीन्स हैं जो कि ये चीज करने में आपको हेल्प करती है, आसान से जल्दी जल्दी कर देता है। पहले के जमाने में तो बैल लगाने पड़ते थे, है ना, आजकल ट्रैक्टर्स है, ट्रैक्टर्स की हेल्प से ये कर देते हैं, तो और आसान हो जाता है। क्लियर हो गया, तो सबसे पहला काम होता है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, स्टेप नंबर 1। ठीक है, जब वो सॉइल प्रिपेयर हो जाती है, प्रिपेयर होने के बाद सोइंग ऑफ सीड्स आता है। अब हमें बीज जो हमने लिए वो बीज बोने हैं, ठीक है, और बीज जो बो रहे हैं तो बीज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। अगर वो बुरी क्वालिटी का होगा तो पेड़ अच्छी तरह ग्रो ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या सोइंग ऑफ सीड्स में क्या होता है, ठीक है ना, प्लांटिंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड। सोइंग का मतलब क्या है, प्लांटिंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड, क्वालिटी ऑफ सीड्स। ठीक है, तो होता क्या है, जब आप सीड्स खरीदने जाएंगे ना, तो सीड्स ऐसा नहीं कि सारे अच्छी क्वालिटी की मिलेंगे, ठीक है, हाँ एक ग्रेड होता है वो अच्छी क्वालिटी के होंगे, लेकिन हर बीज जो है, हर बीज वो प्रॉपर नहीं होगा, कुछ ऐसा भी तो खराब बीज आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आपको वो वाले बीज यूज ही नहीं करने, तो इसके लिए ट्रिक यूज करी जाती है हमारे यहाँ जनरली। वो ट्रिक क्या यूज करी जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, जो बीज है ना उनको पहले पानी में डुबो देते हैं, ठीक है, जैसे ही पानी में डुबोया, जो बीज नीचे डूब गए तो वो तो अच्छी क्वालिटी के हैं, और जो ऊपर तैर है ना वो मतलब क्या फॉल्टी बीज होते हैं या खराब बीज होते हैं, इस तरह माना जाता है। तो ऊपर वाले बीज से हटा दे, ऊपर वाले बीज जो तैर गए उनको हटा देते हैं, जो नीचे वाले बीज है उनको बोया जाता है, समझ आ गया। ठीक है, तो सोइंग ऑफ बीज, सोइंग ऑफ सीड्स जिसे हम कहते हैं, वो हम कर रहे हैं। क्लियर हो गया, अब यहाँ पे ये है कि अच्छी क्वालिटी बीज समझ आ गया, सिलेक्ट करने का एक तरीका हमने आपको बता दिया, ट्रिक। अब इसके बाद एक और चीज है, सोइंग करते हुए 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सोइंग करते हुए 2-3 चीजों का ध्यान क्या रखना है, देखिए अगर हमारा खेत है फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, तो प्रॉपरली क्या करी जाती है, इनको ना लाइन से हम उसमें क्या करते हैं, रोज टाइप की बनाते हैं। इससे होता क्या है, हमारा आइडिया लग जाता है कि जो बीज है वो कितनी दूरी पे लगाना है। सीड्स हमेशा प्रॉपर दूरी पे लगाए जाने चाहिए। तो हमारे क्या होना चाहिए, अगर हमें ध्यान क्या देना है, कुछ पॉइंट्स का ध्यान जो देना है, फर्स्ट पॉइंट जो देना है, सीड्स शुड बी प्लांटेड एट प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, प्रॉपर डिस्टेंस, एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस पे लगे होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस पे होने चाहिए। क्लियर, होगा क्या, आप पास उगा तो दोगे, उग भी जाएंगे,
उगने के बाद एक जो प्लांट है वो दूसरे का न्यूट्रिएंट खींचना स्टार्ट कर देगा। जैसे हमारी वो हमें बॉडी को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, तो होगा क्या, ऐसी पेड़ों को भी न्यूट्रिएंट चाहिए। पेड़ों को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा, जमीन से मिलेगा। अब दो पेड़ बिल्कुल पास पास आ गए तो होगा क्या, वो एक दूसरे का न्यूट्रिएंट क्या करेंगे, छीनने लगेंगे। जो उनमें से दोनों में से अच्छा रहेगा तो वो वाला तो बढ़ जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ये चीज ना हो, ऐसा इसमें क्या होता है, बीज खराब हो जाते हैं हमारे। तो इसको बचाने के लिए हमें क्या करना है, उनको प्रॉपर डिस्टेंस में वो करना है, लगाना है। समझ आ गया। सेकेंड थिंग है ना, सीड्स शुड बी प्लांटेड एट प्रॉपर डेप्थ, शुड बी प्लांटेड एट प्रॉपर डेप्थ, प्रॉपर डेप्थ, ठीक है। प्रॉपर डेप्थ में प्लांट करना है, मतलब क्या है, जैसे आप बीज ऐसे ऊपर से नहीं डालना है, उसको खड्डा करना है और प्रॉपर डेप्थ में उसको डाल देना है। समझ आ गया। अभी मैंने रिसेंटली कुछ सुना था, आंध्र प्रदेश साइड में क्या होता है, वहां पे ना सीड्स को ना, जब सीड को सोइंग करने का टाइम आता है तो वहां पे ना उन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के वो बना रखे हैं, ड्रिल्स बना रखे हैं, सीड ड्रिल्स है। तो प्रॉपर ड्रिल करता है, उसी एक डेप्थ में जाता है, उस डेप्थ में जाके वो सीड को प्लांट करके आ जाता है। तो प्रॉपर डेप्थ में प्लांटिंग होती है, जिससे क्या होता है, प्रॉपर डेप्थ में होने की वजह से तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर और ये सब कुछ मिलता है उसको अच्छी तरीके से, और वो क्या होता है, पेड़ अच्छी तरह से रूट्स पकड़ के ग्रो कर पाता है। समझ आ गया नहीं आ गया। तो प्रॉपर डेप्थ में होना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस में होना चाहिए। समझ आ गया यहाँ तक। तो सोइंग ऑफ सीड में भी ध्यान रखना है बहुत सारी चीजों का। प्रॉपरली पहले तो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। सेकंड, प्रॉपर डिस्टेंस में होना चाहिए और प्रॉपर डेप्थ में होना चाहिए। जो मिट्टी है उसके अंदर भी जाएंगे तो डेप्थ में होना चाहिए। क्लियर हो गया। यहाँ तक करने के बाद जो अगला स्टेप जो आता है, ये तो सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप जो आता है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखो जैसे हमारे हमें जीवन जो हमारा है ना, तो उसे जिंदा रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए। इसी तरीके से पेड़ों को भी जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स और ठीक है अदर रिक्वायरमेंट जो होती है वो चीज होनी चाहिए। तो उनको वो प्रोवाइड कराने के लिए, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो मैन्योर्स डालते हैं और फर्टिलाइजर डालते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर होता क्या है, ये चीज समझते हैं। मैन्योर्स बेसिकली क्या होता है, जो नेचुरल एनिमल्स या हम कह सकते हैं है ना, मैन्योर जो होता है हमें नेचुरली मिलता है एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट से। ठीक है, मैन्योर जो होता है इट इज अ नेचुरल थिंग। जैसे पेड़ों के पत्ते झड़ गए है ना, वो हमारा वो क्या होगा, सड़ के गल के क्या बनाएंगे है ना, वो मैन्योर बनाएंगे। वेजिटेबल का वेस्ट हो गया, फ्रूट्स का वेस्ट हो गया, तो ये सब क्या है, मैन्योर बनाते हैं। सड़ के गल के वो मैन्योर बनाते हैं। एनिमल का वेस्ट हो गया, ठीक है, तो वो सब क्या है, मैन्योर बना रहे हैं। ये है नेचुरल प्रोसेस से। एक हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो होते आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, वो आर्टिफिशियल तरीके से हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में हमें देखो, हमें बहुत सारी, हमें क्या रिसर्च कर चुके हैं बहुत सारी चीजें, तो हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं उनको कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए, आपको नाइट्रोजन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने लिस्ट बना ली। उन सबको क्या गिराया गया है, एक पर्टिकुलर केमिकल जो लिस्ट है ना, उससे फर्टिलाइजर बना देते हैं। लेबोरेटरी में बैठते हैं, थोड़ा सा ये डाला, थोड़ा सा ये डाला, ऐसे करके एक पर्टिकुलर टाइप का फर्टिलाइजर वो केमिकली रिएक्शन करके बना लेते हैं। तो उनको हम अगर यूज करते हैं तो उससे भी पेड़ क्या होता है, उसे न्यूट्रिएंट की तरह मानते हैं और वो क्या होता है, जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो देखा गया है कि मैन्योर से ज्यादा तेजी से फर्टिलाइजर ग्रो कराते हैं पेड़ों को अच्छी तरह न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर देते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा होने लग गया। इसके एडवांटेज भी, डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज ये है कि वो पेड़ों बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, अच्छी फसल होती है, ज्यादा है ना, आपको पैदावार मिलता है। बट उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम अभी समझते हैं। टीचर हम नेक्स्ट यूनिट हमारा है, वो हम पहले पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, है ना। अभी हमने बात किया न्यूट्रिएंट जो प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो है मैन्योर से दे दीजिए या फिर फर्टिलाइजर आप दे दीजिए। तो आप समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए है दोनों एक ही काम करते हैं। फर्टिलाइजर क्या करता है और मैन्योर जो है वो दोनों न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कराने के काम करते हैं। तो समझते हैं क्या क्या है। सबसे पहले बात आता है मैन्योर की बात करें तो इट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या है, इट इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक मतलब ये प्लांट्स और एनिमल्स, लिविंग थिंग्स से मिलता है। मैन्योर हमेशा आपको क्या मिलेगा, लिविंग थिंग्स के डेड और डिके से मिलता है। ठीक है, और जो फर्टिलाइजर है इट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या होता है, केमिकल्स इनसे मिल जाता है। तो इसके लिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है, वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत है। क्लियर हो गया, उनसे मिलता है वो बेसिकली। मैन्योर जो होता है वो क्या करता है, इट इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड। उनको इसको बनाने का क्या तरीका है, आपने पत्ते वत्ते या जो वेजिटेबल है ना आपका, ये सबको है कि आपने खेत में या कहीं पे जमीन मिट्टी में रख गाड़ा है ना, या रख दिया, कुछ टाइम बाद वो डेड एंड डिके होता रहेगा, उसके बाद वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये प्रिपेयर कहाँ होता है, फील्ड में प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, आपको फर्टिलाइजर क्या है, लेबोरेटरीज या फिर आपका इंडस्ट्रीज, वहां पे फैक्ट्रीज में ये प्रिपेयर होता है। क्लियर, याद रहेगा। सेकंड ये हो गया प्रिपरेशन का। थर्ड जो होता है वो होता है इट प्रोवाइड ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, काली सी लेयर होती है सॉइल के ऊपर, एक ब्लैक कलर की लेयर
जो डेड एंड डिके होने की वजह से, जो कोई लिविंग थिंग्स डेड और डिके होता है तो वो बन जाती है काली लेयर, इसे हम कहते हैं ह्यूमस। इसे क्या कहते हैं? ह्यूमस। और ह्यूमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे क्रूशियल रोल है सॉइल के लिए। एक तो ये क्या करता है, पहला काम इसका क्या होता है, फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है सॉइल को, ठीक है, पेड़ों को जो है ग्रो करने में हेल्प करता है। सेकंड थिंग, वाटर को रिटेंशन करता है। वाटर रिटेंशन मतलब पानी को रोक लेता है, ठीक है। तो अगर जैसे सपोज करिए गर्मियों में क्या आपने पानी डाला मिट्टी में और पानी सारा वेपराइज हो गया, भाप बन के उड़ गया, नीचे चले गया, तो पेड़ों को पानी कंटिन्यूस सप्लाई में नहीं मिलेगा। तो अगर ह्यूमस लेयर बन जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, पानी पेड़ हल्के हल्के अमाउंट में लेते रहते हैं। पानी क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है एक टाइप से ह्यूमस लेयर में, और वो होता है पेड़ उससे वो लेते रहते हैं। समझ आ गया? तो ह्यूमस प्रोवाइड करता है, वो जो हमारी जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फर्टिलाइजर के केस में ये चीज बनती नहीं है, वहां पे तो क्या है, केमिकल्स हैं, वो आपने छिड़के वो एकदम से हो गए। क्लियर? अगर हम बात करें जो ये आपका मैन्योर्स होते हैं, दे आर स्लोली एब्जॉर्ब्ड। ये क्या होता है, डेड एंड डिके होता है, ये हल्के हल्के कर करके एब्जॉर्ब होते हैं। पेड़ों को न्यूट्रिएंट हल्के हल्के अमाउंट में मिलता है, एकदम से रैपिड नहीं मिलता है, ठीक है, तो हल्के अमाउंट में मिलता है। लेकिन क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, क्विकली डिसॉल्व होते हैं वाटर में और ये प्लांट में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, पेड़ को ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट एक साथ मिल जाता है और वो एकदम से ग्रो कर देते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर क्विक ग्रोथ में काम आता है, रैपिडली एकदम से क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है पेड़ों में, ठीक है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये तो एडवांटेज टाइप के आपको एडवांटेज में इसमें दिख रहा होगा, फर्टिलाइजर जीत रहा है ना। फर्टिलाइजर में क्या है, वो इनऑर्गेनिक है, हमें कोई इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि लैब में बैठे बनाया, केमिकल रिएक्शन करी बना लिया, ठीक है। फर्टिलाइजर जो है वो आपका फैक्ट्री से बनता है, हाँ, क्विकली फिर एब्जॉर्ब हो जाता है तो पेड़ जल्दी ग्रो करते हैं। तो ये सब कुछ क्या लग रहा है, फर्टिलाइजर अच्छा है उसके लिए, है ना। बट यहाँ डिसएडवांटेज जो आता है वो लास्ट वाला पॉइंट है। अगर आप मैन्योर यूज करते हो, वो ना ही कोई वाटर पॉल्यूशन करता है, अगर वो पानी में मिल भी गया तो कोई पानी में कोई नुकसान नहीं करेगा, एंड वो क्या करेगा, साइड इफेक्ट भी नहीं है उसका। ऐसा कुछ क्या होगा, अगर सपोज करिए जैसे खेतों में आपने मैन्योर डाल दिया, पानी ओवरफ्लो करा दिया, पानी जैसे बारिश ज्यादा आ गई या फिर आपने पानी फ्लो कराया वो ज्यादा बह गया, तो होगा क्या, वो मैन्योर चले जाएगा बह के उसके साथ ना। तो जाने के बावजूद भी वो कहीं जाके पानी खराब नहीं करेगा, मतलब नदियों में गिर गया तो वो कहीं जाके भी उसको वाटर को पॉल्यूशन नहीं, मतलब वाटर पॉल्यूशन नहीं करेगा, और कोई अदर साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं कि हमारी बॉडी में हार्म कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं, हमने जो पेड़ों से खाना खाया तो कुछ नहीं। बट यहाँ पे है फर्टिलाइजर में प्रॉब्लम है, साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं और वाटर पॉल्यूशन करता है। मेनली चाहिए ये चीज है कि वो पानी में जब डिसॉल्व हो जाता है तो वाटर में अगर वो चले गया, वाटर बॉडीज में चले गया तो वाटर पॉल्यूशन कर देगा, वो पूरी की पूरी नदी को खराब कर देगा। इसका वन ऑफ द मतलब एग्जाम्पल आप हिंडन नदी करते हैं, है ना, तो आप हरियाणा की साइड से वो जो पास होती है उसमें इतना फर्टिलाइजर जा चुका है कि वो जो नदी है वो एक टाइप से क्या होगी, कैंसर क्रिएट करने लगी है। वहां का उसका पानी अगर लोग पी रहे हैं तो वो कैंसर क्रिएट करने लगी है, ऑल ड्यू टू फर्टिलाइजर्स, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो वो वाटर पॉल्यूशन कर देता है, समझ आ गया। ऐसे ही अगर फर्टिलाइजर को अगर आपने कंट्रोल वे में नहीं यूज किया, ज्यादा अमाउंट में यूज कर लिया, तो जो सॉइल है ना, सॉइल की जो पूरा टेक्सचर है या सॉइल की जो कंपोजिशन है वो सब बदल देता है ये, ठीक है। सॉइल खराब हो जाती है, इतनी बेकार हो जाती है कि उसमें अगली बार आप फसल नहीं उगा सकते, तो डैमेज कर देता है, वो सॉइल को ही डैमेज कर देता है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो फर्टिलाइजर जब भी यूज किया जाता है तो प्रॉपर क्वांटिटी में किया जाता है। अगर एक्सेस क्वांटिटी में किया गया तो फसल क्या कर देगा, फसल तो छोड़ो, सॉइल को ही खराब कर देगा, अगली बार सॉइल ही काम की नहीं रहेगी। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। समझ आ गया? तो अभी तक हमने 3 स्टेप पढ़ लिए जो फार्मर्स करते हैं। पहला, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, खेती में आपने क्या, हल चलाया, लूज कर दी सॉइल जिससे कि हवा और पानी प्रॉपर्ली पहुंचता रहे। सेकंड, सोइंग ऑफ सीड को उन्होंने डाला। थर्ड चीज, अब वो बीज जो है उसको उगाने के लिए उसका न्यूट्रिएंट्स चाहिए था, वो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डाल दिया। अब जो उसके बाद जो स्टेप है वो हम यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे हैं, ठीक है, इसके बाद जो हमारा जो हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स आते हैं वो आता है सबसे अगला, वो है इंपॉर्टेंट, इरिगेशन, ठीक है। अब आपने क्या किया, देखो जमीन प्रिपेयर हो गई है, खेती आपने वो उसमें बो भी दिया है, ठीक है, मैन्योर भी डाल दिया ऊपर से। अब क्या करना है, रेगुलर इंटरवल में पानी प्रोवाइड कराना है। पेड़ों को उगने के लिए पानी बहुत जरूरी होता है ना, तो रेगुलर इंटरवल में प्रॉपर क्वांटिटी में वाटर प्रोवाइड कराने को क्या कहा जाता है, इरिगेशन। तो व्हाट इज इरिगेशन, ठीक है, सप्लाइंग ऑफ वाटर, ठीक है, टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इन प्रॉपर क्वांटिटी। तो समझिए, क्रॉप्स को पानी सप्लाई करना है प्रॉपर क्वांटिटी में और प्रॉपर इंटरवल, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको आपने पानी तो दे रहे हैं रेगुलर इंटरवल में और पानी ज्यादा दे नहीं रहे, कम ही दे रहे हैं, ठीक है, बहुत कम सप्लाई हो रहा है। ऐसे ही कि रेगुलर इंटरवल में हो नहीं रहा, एक बार ही पानी आपने पूरा बहा दिया, ठीक है, फिर 2-3 दिन बाद पानी नहीं दिया, ऐसा नहीं। प्रॉपर वे में, प्रॉपर रेगुलर इंटरवल में टाइमली वाटर इरिगेशन करना पड़ता है, मतलब वाटर देना पड़ता है। समझ आ गया? तो ये जो होता था पुराने जमाने में, लोग जो होते थे पुरानी इसको करने के लिए
ठीक है, हम क्या मेथड यूज करते थे, हम नदियां होती थी है ना, तो उससे कैनाल्स क्रिएट कर देते थे है ना, कैनाल्स आप क्रिएट करते थे, कुएं हुआ करते थे, वेल होते थे, अब हम कह सकते हैं ट्यूबवेल कह सकते हैं है ना, ठीक है, इस तरीके से हुआ करते थे, ये मेथड होते थे। ठीक है, अब मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या है, हम ना इतने मॉडर्न हो चुके हैं इसमें कि हमें राजस्थान जैसे जहाँ पे पानी की कमी है, स्कैरसिटी है, वहां पे भी अगर मुझे इरिगेशन करना है, मुझे वहां पे भी खेती बाड़ी करनी है, राजस्थान में टमाटर उगाए जा रहे हैं, टमाटर के लिए पानी चाहिए होता है, तो पानी देने के लिए वहां पे तो ऐसा है नहीं कि आप इतना सारा पानी ला के दे देंगे कहीं से, है तो है नहीं, तो वहां पे क्या है, वहां पे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए। क्या कर रहे हैं, हम ड्रिप सिस्टम यूज कर रहे हैं। ड्रिप सिस्टम मतलब क्या होता है, पूरे पेड़ में आप कहीं भी पानी डालेंगे उसमें कोई फायदा नहीं है, खाली उसकी जड़ को पानी चाहिए होता है, हमेशा पेड़ पानी जो लेता है वो जड़ से लेता है, तो जड़ों में क्या करते हैं, ड्रिप सिस्टम लगा देते हैं, ड्रॉप ड्रॉप कर करके पानी गिरता है जड़ों के पास, पूरा सिस्टम होता है, कॉस्टली सिस्टम है, लेकिन क्या होता है उससे क्या होता है, बिल्कुल ड्रॉप ड्रॉप कर करके आप पानी को बहुत कम पानी यूज कर करके वो आप क्या करते हो, पूरी फसल को उगा लेते हो। तो ड्रिप सिस्टम हो गया, जहाँ पे पानी ज्यादा होता है तो वहां पे क्या करते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम भी यूज कर लेते हैं, ऐसा ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं, स्प्रिंकलर सिस्टम भी यूज कर देते हैं, पाइप लगाया स्प्रिंकल कर दिया उसने, एक पर्टिकुलर एरिया में पानी छिड़क दिया, थोड़ी देर बाद अभी छिड़का, फिर उसके बाद कभी वापस गए, बटन दबाया, ऑन किया, स्प्रिंकलर से स्टार्ट हो गया, 5 मिनट चलाया, फिर उसके बंद कर दिया। तो ऐसे क्या किया, पानी जहां कम होता है वहां पे हम ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम जो यूज होता है। और नॉर्मल जो हमारे जो पुराने जो पहले वाले तरीके होते थे वो कैनाल्स होते थे है ना, कैनाल्स क्रिएट करते थे, नदियों से हम छोटी छोटी नहरें निकाल देते थे, ठीक है, आपकी जो वेल्स होते थे, कुएं होते थे, ट्यूबवेल्स होते थे, ये हम यूज करते थे। तो इरिगेशन समझ आ गया, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रेगुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई करने को हम कहते हैं इरिगेशन, समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, अब इससे होगा क्या, हमारे जो पेड़ है ना वो ग्रो करने लग जाएंगे, बीज जो है वो है ना स्प्राउट होंगे, खिले, उसमें से जड़ें निकलेंगी और वो स्टेम निकलेगा और वो ग्रो करता चले जाएगा, ठीक है, शूट और वैसे निकलता चलता जाएगा। अब पेड़ उगने लगे, अब होता क्या है, ऐसा होता है कि हमारे ना कुछ फिर हम आता है वीडिंग जिसे हम कहते हैं। क्या होता है, हम जब हमें फसल उगाई है हमने, उस फसल के आसपास ना कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, ठीक है, वीड्स क्या होता है, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, ठीक है, ये वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे खेत में उग गए, हमारी जो फसल है उसके साथ उग गए, और ये क्या करते हैं, उसके न्यूट्रिएंट को ले जाते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट हमने जो मैन्योर और फर्टिलाइजर दिया है, किसको, हमने अपनी फसल के लिए दिया है, वो अब वो नहीं ले रहे हैं, वो क्या है, वीड्स और ये ले जा रहे हैं। तो अनवांटेड प्लांट्स को के रिमूवल को क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स आर रिमूव्ड, है ना, क्लियर, सो दैट, किस लिए हटाए जाते हैं, सो दैट क्रॉप प्लांट्स, जो क्रॉप हमने उगाई है उसके प्लांट्स है ना, गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ठीक है, तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं इनको निकाल देते हैं। इसके लिए क्या होता है, जनरल तरीका क्या होता है, हैंड पिकिंग होती है, मतलब क्या होता है, हाथ से उखाड़ के निकाला जाता है जड़ के साथ, ठीक है, ये निकाला जाता है। एक और तरीका होता है, केमिकल की हेल्प से भी कर सकते हैं, उससे कहते हैं वीडिसाइड, केमिकल डाल दिया आपने, वीडिसाइड, वो क्या होता है, पॉइजन ही तो है, केमिकल मींस पॉइजन, वो पॉइजन टाइप का होता है, वो वीडिसाइड क्या करता है, ये वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं, इनको मार देते हैं, समझ आ गया। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ये वीडिसाइड वाला तो ज्यादातर यूज करते नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है, जैसे असम की साइड बताते हैं, असम में जो आपकी जहाँ पे टी प्लांटेशन होता है या फिर है ना, तो जहाँ पे टी प्लांट्स होते हैं वहां पे क्या है, वहां पे भी ये वीड्स उगते हैं, तो वहां क्या करते हैं, हैंड पिकिंग, मतलब जड़ से वो जो भी घास वास उग रही है उसको उखाड़ दिया, वहां से निकाल दिया, फेंक दिया, इस तरीके से क्या कराता है, रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो वीडिंग इसे हम कहते हैं रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट। इससे होगा क्या, जो हमारा न्यूट्रिएंट है या हमारा जो वाटर है जो भी हम दे रहे हैं वो प्रॉपर्ली हमारी क्रॉप को पहुंचेगा, जो हमारे को रिक्वायर्ड है उस क्रॉप को पहुंचेगा, दूसरा कोई और उसका फायदा नहीं ले जाएगा, समझ आ गया। तो ये होता है वीडिंग प्रोसेस। अब वीडिंग प्रोसेस हो गया, अब आपने देखिए जमीन प्रॉपर लग करी, बीज उगाए, ठीक है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, मतलब मैन्योर फर्टिलाइजर्स ये सब दे रहे हैं, ठीक है, पानी दे रहे हैं प्रॉपर टाइम पे, और अगर जो अनवांटेड प्लांट्स उग रहे हैं उनको आप रिमूव कर दे रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो फसल है वो प्रॉपर्ली ग्रो करेगी, है ना। ये रेगुलर इंटरवल पे करना है, ये जो सारे स्टेप है ना, 1 से लेके 1 तो पहले एक बार ही होना है, 2 से लेके 5 तक जो ये है ना, 2 भी सोइंग हो गया एक बारी, फिर उसके बाद जो फर्दर है 3, 4, 5 जो प्रोसेस है, ये क्या है, बार बार करने हैं कुछ टाइम बाद में। जैसे आपको मैन्योर बार बार छिड़कते रहना है, इरिगेशन प्रॉपर्ली टाइमली करना है,
वीडिंग जो है वो करनी है टाइमली, तो मेहनत लगी रहती है, फार्मर्स कंटिन्यूसली बिजी रहते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। मतलब क्या होता है, कुछ मतलब आप ऐसा नहीं कि खाली बैठे हैं, ठीक है, 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद कुछ ना कुछ चलता रहेगा, है ना, ये चीज़ करते रहना पड़ता है, ठीक है। ये सब करने से आपकी फसल क्या होगी, एक अच्छी फसल हो जाएगी। उस फसल को होने के बाद अब हम करते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब क्या है, अब जो फसल आपकी उगी है उसमें जो हमारे को जो रिक्वायर्ड है, हमने वीट की हमने बात करी थी ना स्टार्टिंग में, हम वीट उगा रहे थे, तो वीट की फसल रेडी हो गई, अब वीट को हमें उससे निकालना है, उसे उस प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग। समझ आया? तो हार्वेस्टिंग इज व्हेन द क्रॉप्स आर फुली ग्रोन farmers cut the crop, this is called harvesting, ठीक है जी। अब जब ये प्रॉपरली ग्रो कर गई, आपने क्या है, उसको काटना स्टार्ट किया, उसको काटने के लिए टूल्स यूज होते हैं, सिकल करके होता है, ठीक है, तो आप वो सिकल से हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। अच्छा, हमारे इंडिया में क्या है, बहुत अच्छी चीज है, हार्वेस्टिंग के साथ हमारे फेस्टिवल से रिलेटेड है, पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, तो ये सब क्या है, ये हार्वेस्टिंग के साथ रिलेटेड है। जब हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती थी, मतलब होती है, तब उस टाइम पे ये फेस्टिवल्स आते हैं आपके, क्लियर। तो होता क्या था, पहले जमाने में हमारे जो इंडिया थी एग्रीटेरियन, मतलब जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड सोसाइटी थी, ठीक है, वहां पे मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर पे काम करते थे। तो एग्रीकल्चर पे काम होने से क्या होता था, जब उनकी जो ये फसलें होती थी और जब ये काट की फसलें मार्केट के लिए निकाल रेडी हो जाती थी, तो वो इसको सेलिब्रेट करते थे विद द फेस्टिवल्स, लाइक बैसाखी हो गया आपका, पोंगल हो गया, साउथ में पोंगल बनाते हैं, तो इस तरीके से ये हमारे फेस्टिवल्स होते थे। समझ आ गया? तो ये जो आपके स्टेप्स होते हैं, ये क्या, ये आपके फार्मर्स करते हैं। हार्वेस्टिंग हो गया, काट दिया, अभी भी हमारा क्रॉप रेडी हो गया, नहीं हुआ, अभी क्या है, इसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे, ठीक है, वहां पे हम आता है थ्रेशिंग एंड विनोइंग, ठीक है, उसको समझते हैं। अब जो स्टेप्स होते हैं, नेक्स्ट स्टेप्स में बात करते हैं। देखिए, हमारे को पता था, हमने हार्वेस्ट कर दिया, हमने क्या करा, क्रॉप्स को काट लिया, इसके बाद क्या होता है, अब उसमें से ग्रेन्स को अलग करना है, तो हम उसमें 2 प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, ये दोनों उसमें प्रोसेस किए जाते हैं। क्या होता है, आपने क्या किया, जैसे आपने वीट के आपने ना क्या कर दिया, आपने उसको काटा, है ना, जो क्रॉप्स है उसको सिकल से काट के लिया है, तो एक आपका क्या होगा, उसमें आपको डंडी मतलब बीज भी होंगे, प्लस हार्वेस्टेड क्रॉप वाला जो पूरा पार्ट होता है वो पूरा रहेगा, ठीक है। तो उससे बीज अलग करने के लिए क्या करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं। पहले के जमाने में क्या करते थे, उसको पीटते थे, ठीक है ना, उसको आपने एक गट्ठा सा बनाया, पीटते थे, या फिर उसको हम स्प्रेड कर देते थे नीचे, और उसमें लोग चलते थे, मतलब उससे क्या होता था, जब उसमें प्रेशर पड़ता था तो बीज अलग हो जाते थे उससे, ठीक है। आजकल क्या है, हमारे पास मशीन्स आ गई है, बहुत बड़े बड़े थ्रेशर्स होते हैं, थ्रेशर मशीन होते हैं, वो ये काम करते हैं, क्लियर हो गया। तो उससे होता है कि बीज अलग हो जाता है और जो हस्क है वो अलग हो जाता है, ठीक है। अब जब ये प्रेशर से हम करते हैं तो होता क्या है, जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाते हैं, तो अगर हमने क्रॉप को ना, हमने क्या जमीन में वैसे गड़ी हुई थी, और इसमें बहुत सारे ऐसे दाने हो रहे हैं बीच में, छोटे छोटे दाने, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे दाने हैं, ये इसमें सब दाने दाने से है ना। तो अभी क्या है, हमने यहां से काट दिया, तो ये तो हार्वेस्टेड क्रॉप हो गई, यहां से काट दिया, अभी हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्या है, बहुत सारे इसमें बीच बीच में दाने वाले पार्ट है हमारे पास पड़े। अब मुझे इनमें से दाने अलग करने हैं, है ना, तो इन दानों को अलग करने के लिए क्या किया, थ्रेशिंग कर दी, इसको उठाया, पीटा, तो क्या होगा, जो बीज है इनसे निकल के, क्योंकि पकी हुई है ना क्रॉप है, तो ये इससे क्या बीज निकल के अलग हो जाएंगे, क्लियर। अब ऐसा करने से होता क्या है, जब हम पीटते हैं इसको, तो ये जो है ना डंडियां हैं, कुछ हस्क कहते हैं, तो वो सूखा सूखा जो होता है वो भी क्या होता है, इसके साथ निकल के क्या होता है, बीज के साथ मिल जाता है ना। अब बीज भी है उसमें थोड़ा सा, मतलब आपका हस्क भी है, मतलब कह सकते हैं बुरादा साहब का, है ना, वो पड़ा है, उसमें पड़ा है। अब उसे अलग करने का तरीका क्या है, फिर हम यूज करते हैं विनोइंग। विनोइंग वॉज कि विंड की हेल्प से हवा करते हैं, ठीक है, और आपने देखा होगा उसमें क्या करते हैं, जो चीजें आपने निकाली, बीज और वो जो हस्क है हल्का हल्का, वो डालते हैं। होता क्या, हवा इतनी तेज होती है, जो बीज होता है उनका वेट ज्यादा होता है, तो वो नीचे बैठ जाता है, और जो हस्क होता है, जो हमारा जो हल्के हल्के तिनके पड़े होते हैं ना, वो तिनके उड़ जाते हैं हवा के साथ, वो तिनके उड़ के चले गए दूर, और हमारे जो है ग्रेन्स हैं वो नीचे बैठ गए। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, विनोइंग प्रोसेस होता है। इससे क्या होता है, आपका बीज अलग आ गए, तो आपके बीज अलग हो गए, समझ आ गया। तो थ्रेशिंग एंड विनोइंग करके हम क्या करते हैं, जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स है उससे बीज अलग कर लेते हैं, समझ आ रहा होगा यहाँ तक। तो ये भी क्या है, फार्मर्स करते हैं। यहाँ तक करने के बाद अब बात आती है, ये जो इतना जो फसल आपने उगाई है, ये सारा क्या है, आपको स्टोर भी करना पड़ेगा। होता क्या है, अगर आपने इसको प्रॉपर्ली स्टोर नहीं किया, इसमें मॉइस्चर लग गया, पानी लग गया, या कीड़े लग गए, या मतलब आपको फॉर एग्जांपल चूहे नहीं खा दिया, तो इन सब से भी बचाना है, ठीक है। तो इनको स्टोरेज किया जाता है, इनका क्या कहता है, स्टोरेज किया जाता है। अगर हम अपने घरों में बात करें, तो जैसे हमारे यहाँ घरों में क्या होता है, हम ड्रम रख लेते हैं,
ठीक है। आपको 5 कुंटल का, 3 कुंटल का, कुंटल इज लाइक 100 kg है ना, तो उसका केजी, 1 कुंटल का क्या करते हैं, ड्रम रख लेते हैं घर पे। तो रख लिए, उसमें क्या गेहूं आके रख दी, उसमें दवाई डाल दी जिससे कि मॉइस्चर ना आ सके, ठीक है। कोई इंसेक्टिसाइड और वैसे कुछ रख दी कि भैया कोई कीड़ा वीड़ा ना लगे उसमें, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, वो स्टोर करके रख लिया जिससे कि 1 साल 1.5 साल तक वो चलता रहे, हमारी जो क्रॉप है अगले क्रॉप तक के लिए वो चल जाए, समझ गया। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI जिसे हम कहते हैं, उसका काम है पूरे इंडिया के लिए खाना स्टोर करके रखना। सपोज करिए कल की डेट में एक फसल फेल हो गई, पूरे इंडिया में फेल हो गई, तो इंडिया में भूखमरी आ जाएगी। तो उनका काम है FCI वालों का कि हमें खाना स्टोर करके रखना है। तो उन्होंने क्या कर रखी है, बहुत बड़ी बड़ी सिलोज बना रखी है, ग्रेनरीज बना रखी है ना। वहां पे क्या होता है, ये फसल जाती है, वो खरीद लेते हैं, वो स्टोर करके रख लेते हैं अपने पास। और वो क्या होता है फिर, ये जो आपने देखा होगा कई कई शॉप्स होती है, राशन शॉप्स जिसे हम कहते हैं, उन राशन शॉप से वो क्या होता है, उसको डिलीवर करते रहते हैं, आगे लोगों को बेचते हैं, समझ आ गया। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स किया जाता है, ठीक, ग्रेनरीज में, ड्रम्स में, इस तरह से, जिससे कि वो स्पॉइल होने से बच जाए, ठीक है। तो इसके लिए भी आप समझिए, कभी आप घरों में भी ग्रेन्स को स्टोर करेंगे तो ध्यान रखिएगा कुछ चीजों का। पहली चीज, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर मतलब क्या है, आप कोई भी जैसे गेहूं लिया आपने, उसे पहले धूप दिखा दीजिए, प्रॉपरली धूप दिखा दीजिए, उसमें किसी भी तरीके का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। धूप दिखाने के बाद ही उसको स्टोर करना है, पहली चीज, समझ आ गया। सेकेंडली, ठीक है, उसमें क्या है, वो जो आप जो आप रख रहे हैं, है ना, वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे क्या चूहा हुआ ना जा सके। आपका जो कंटेनर होना चाहिए क्लोज होना चाहिए, क्लोज कंटेनर होना चाहिए, नहीं तो पता लगा चूहा अंदर चले गया, पता लगा अगली बार ड्रम खोला देगा चूहे निकल रहे हैं उसमें से, सारे चूहे ने सब कुछ जो अनाज बना वो खा लिया। तो ये भी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। थर्ड चीज, वाटर प्रूफ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कल की डेट में सपोज करो नीचे पानी वानी था, सी पे जाई, वो थोड़ा सा कुछ हुआ, अंदर चले गया, तो ट्राई करिए कि उसमें पॉली बैग्स ये लगा के कुछ भी करके इस तरह से कि वो उसमें पानी अगर आ भी जाता है गलती से, तो पानी में मॉइस्चर से वो पूरा गेहूं जो या आपका जो फसल है वो खराब ना हो, ठीक है। इस तरीके से स्टोरेज को करने का तरीका होता है। तो ये जो सारे स्टेप्स है, फ्रॉम प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, है ना, सोइंग ऑफ सीड्स, फिर आपका मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ठीक है। उसके बाद आपने इरिगेशन के बाद हमने बात करी थी जो हमें पानी वाली सप्लाई कर दिया, वीडिंग करना हो गया, फिर हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, स्टोरेज, ये सारा प्रोसेस किया जाता है, तब जाके आपका जो क्रॉप्स है उससे हमारा प्रॉपर ग्रेन हमें मिल जाता है। फिर हम ये हमें सप्लाई होता है घर पे, फिर हम खाना बनाते हैं उससे। समझ रहे हो कितना सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस किया जाता है। और इसमें मैक्सिमम काम कौन कर रहा है, फार्मर्स कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर वाला काम है। तो एग्रीकल्चर इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ये सब हमने यहाँ पे समझ लिए, समझ आ गया। तो ये तो था क्रॉप्स के साथ रिलेटेड। अब हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री की यहाँ पे बात समझते हैं, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली होता क्या है, देखो हमारे को हमने बात स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो हमारा फूड है वो 2 जगह से आता है, एक तो क्या क्रॉप से आती है और एक होता है एनिमल से आता है। तो हम वही है, जो हमारा फूड है जो एनिमल से आ रहा है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनिमल्स को पालना पड़ता है। तो ये वही चीज है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल का पालन पोषण करना, ठीक है, किसके लिए, कि हमें यूजफुल प्रोडक्ट मिले। लाइक कौन से हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, एग हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, इस तरीके से जो हमारे जो हम करते हैं उसे कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। समझ आ गया होगा एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। अच्छा, अब एनिमल हस्बेंड्री की हम देखते हैं कि हम आसपास कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनको हम जनरली यूज मतलब रियर करते हैं, जिसके हमारे को क्या चीजें मिल सके, यूजफुल चीजें मिल सके। तो सबसे पहले आता है हमारे काउज एंड बफेलोज। तो हमारे घरों में दूध आता है, मिल्क आता है, हम मिल्क से इतने सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। हमारा मिल्क से पनीर बन रहा है, घी है आपका, ठीक है, आपका तो आपने वो देखा, चीज भी देखा होगा। तो ये बहुत सारे हैं, मिल्क हम डायरेक्टली भी पीते हैं। तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मिल्क से बनते हैं। आपकी स्वीट्स में जो मिठाइयाँ हैं वो मिल्क से बन रही हैं। तो बहुत सारी चीजें जो मिल्क से बनती हैं वो सारा कहाँ से आ रहा है, काउज एंड बफेलोज से आ रहा है। काउज एंड बफेलोज को हम पालते हैं, जिससे हमारे को क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। क्लियर। सेकेंड चीज, अगर हम बात करते हैं एग की, ठीक है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो दैट वाज अ टैगलाइन, है ना। तो एग क्या होता है, एग जो हमारे को होता है बॉडी में प्रोटीन देता है, बहुत अच्छी तरीके से फैट्स एंड प्रोटीन देता है, तो हमारी ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। तो होता क्या है, तो हेन्स एंड डक्स, हेन्स और मुर्गी और डक्स, इन दोनों को पाला जाता है अंडों के लिए। तो इनके अंडे मिलते हैं, इनके अंडों से अंडे को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरीके से कुछ एनिमल्स है, लाइक फिशेज हो गई, आपकी गोट्स हो गई, शीप हो गई, या आपका हैन हो गई, है ना, ये चिकन्स होते हैं। तो ये सब मीट के लिए हम पाले जाते हैं। तो इनको हम पालते हैं जिससे कि हमें मीट मिल सके, ठीक है। KFC की जो है फिंगर लिकिंग गुड, तो वो मीट सप्लीमेंट है ना, मीट्स का ही चलता है वहाँ पे, समझ आ गया। इसी तरीके से बीज, मधुमक्खी, हनी बी जो हम कहते हैं ना, मधुमक्खी, इनको भी पाला जाता है। इनसे बहुत सारी चीजें मिलती है। एक तो क्या मिलता है, हनी मिलता है। एक तो इनका क्या, हनी जो हम जिसको हम बोलते हैं कि है ना, मतलब हनी जो आप डेली लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए, हनी हो गया। सेकंड, वैक्स, जो इनका छत्ता बनता है वो वैक्स बनता है ना, उससे कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। तो वो चीजें मतलब वो भी हमारे लिए यूजफुल हो जाता है।
फिर होता है स्टिंग्स, जो मधुमक्खी डंक मारती है ना, वो भी हमारे लिए यूज होता है। हम उसको क्या करते हैं, मेडिसिन पर्पज के लिए यूज करते हैं, मेडिसिन बनती है उससे, है ना। तो वो हम यहाँ पे स्टिंग को भी यूज किया जाता है। तो बहुत सारी हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे को कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। तो हमारे जो टेबल में खाना आता है उसमें मिल्क होता है, एग होता है, मीट होता है ना, हनी होता है, ये सारे क्या है, ये सब एनिमल से मिल रहे हैं। तो ये भी हमारा जो हम एनिमल हस्बेंड्री है, ये भी एक टाइप से किया जाता है, हमारे प्लेट में फूड आ सके प्रॉपरली। समझ आ गया? तो आप समझ रहे होंगे, इस ये पूरे लेक्चर से समझ आया होगा आपको कि हमारे खाने, जो हमारा प्लेट में खाना आ रहा है, उसके पीछे कितना बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं कि वो खाना आपके प्लेट तक पहुंच पाए। ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं, तो वो सारे हमने स्टेप्स यहाँ पे समझ लिए। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या स्टेप्स हमारे करे जाते हैं कल की डेट में। फार्मिंग का अगर आपको मतलब थोड़ा सा भी करना है घर में, आजकल छोटे छोटे फार्म्स में आप काम करना चाहते हो, तो आपको ये चीजें सारी हेल्पफुल होंगी। समझ आ गया? क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर होता है। इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव था बेसिकली यही था कि वो आपको ये समझाएं कि एक जो हमारे घरों में राइस, वीट, जो भी हमारा खाना आता है, उसके पीछे कितने सारे लोग कितनी मेहनत करके, क्या क्या प्रोसेस फॉलो कर करके किस तरीके से वो आपकी प्लेट तक पहुंचा है। तो अगली बार जब आप खाना खा रहे होंगे, है ना, रोटी या कुछ रोटी खा रहे होंगे, तो आपको समझ आना चाहिए वो वीट से बनती है और वीट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें करी गई होंगी। समझ आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।